चलिए प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सब लोग आ जाएंगे क्लास में, ठीक है? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। रीता जी हैं, अमित कुमार हैं, अवनीश मिश्रा हैं, सतीश हैं, सोनू हैं, सरोज कुमार गौतम हैं, और रीतु जी हैं, दुर्गेश हैं, सत्य विजय हैं, ब्रजेश राजपूत हैं, अंकित हैं, रचना सिंह हैं, विकास हैं, अभिषेक राजपूत हैं, प्रीति चौधरी हैं, मोहम्मद तौशीफ हैं, मनीष वर्मा हैं, सुमित चौधरी हैं, रिंकी पाल हैं, और विकेश कुमार हैं, रूपराज सैनी हैं, बड़े बाबू हैं, सोहेब खान हैं, निधि जी हैं, आकाश कश्यप हैं, तरुण शर्मा हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। हम लोग चर्चा कर रहे थे भैया जी किसके बारे में? तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में चल रही थी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्टिकल 124 देख लिया था, ठीक है? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, और आर्टिकल 124 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 124 में बोला गया है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में आप बोलेंगे सर एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। लेकिन ये जो अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, ये अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण संसद करेगी बेटा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? राष्ट्रपति को नहीं है ये अधिकार, ठीक है? और ना ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को है ये अधिकार कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। इसको निर्धारित करने का जो अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, ये हमारी संसद को दिया है, ठीक है? इनफैक्ट जो हाई कोर्ट्स है ना, ठीक है, वर्तमान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं आपकी, उन सभी की सभी हाई कोर्ट्स में, उन सारी की सारी हाई कोर्ट्स में भी, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, इसको भी निर्धारित संसद ही करती है। इसको भी निर्धारित कौन करती है? संसद करती है। अच्छा, अब न्यायाधीश के लिए योग्यता, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब न्यायाधीश के लिए योग्यता, योग्यता के बारे में बोला है कि चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। एक बार क्या था कि एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं होगी, इस तरह से पूछा अन्य न्यायाधीशों के लिए। बच्चों को यह लगता है कि सर मुख्य न्यायाधीश की योग्यता अलग है, अन्य न्यायाधीश की अलग है। नहीं बेटा, चाहे आप मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, योग्यता एक ही है कि आप भारत के नागरिक हो, पहली योग्यता। और जो दूसरी योग्यता है, ठीक है, उसमें दूसरी योग्यता में से 3 योग्यताओं में से आप कोई भी एक योग्यता को धारण करते हो, ठीक है? तो एक योग्यता ये होगी कि आप भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक आप कैसे भी हो, जन्म से हो, वंशक्रम से हो, रजिस्ट्रेशन से हो, नेचुरलाइजेशन से हो, या फिर किसी भी राज्य क्षेत्र के अर्जित करने के कारण आप भारत के नागरिक बने हो। तो सबसे पहली योग्यता, क्वालिफिकेशन तो यही है कि आप भारत के नागरिक हो। फिर जो दूसरी क्वालिफिकेशन है, दूसरी क्वालिफिकेशन में 3 कंडीशन है, 3 में से आप किसी भी एक को धारण करते हो। 3 कंडीशन में से आप किसी भी एक को फुलफिल करते हो। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ठीक है, आप सब लोग सुन रहे हो ना? जी हाँ बेटा। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, लगातार 5 वर्षों से एज ए जज कार्य कर रहे हो, ठीक है? तो वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, ठीक है, जज रह चुके हो, ठीक है? या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार एज ए एडवोकेट उन्होंने प्रैक्टिस की हो, ठीक है, 10 वर्ष तक लगातार प्रैक्टिस की हो किसी भी हाई कोर्ट में। या फिर अगर वह इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करते तो फिर लास्ट है कि भाई राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो भाई राष्ट्रपति की नजरों में अगर पारंगत विधिवेत्ता है तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाएगा। ये योग्यता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये नियुक्ति जो होती है ये बेसिकली कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है। जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, इसी की बेस पर जो है ना ये अपॉइंटमेंट होता है बेटा, ये नियुक्ति होती है, ठीक है? अच्छा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन उसमें वह मुख्य न्यायाधीश का परामर्श ले लेंगे, उनके परामर्श से करेंगे। इसमें बेसिकली वरीयता का क्रम भी होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो कार्यकाल ये बोला गया है कि वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा। इसमें कोई 6 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं है। एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज करेगा। वो इस तरह से लिखेगा और वो बोलेगा
ठीक है, एग्जाम में कि भाई 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, है ना, इस तरह से, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसमें केवल 65 वर्ष की आयु तक वह पद धारण करेगा। अब वो, ठीक है, जज बना हो, चाहे वो 61 वर्ष की आयु में जज बना हो, चाहे वो 62 वर्ष की आयु में जज बना हो, चाहे वो 64 वर्ष की आयु में जज बना हो, या 64 वर्ष और 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना चाहे उसने पूरी कर ली हो अपने जीवन के, वह फिर भी क्यों ना जज बना हो, वह केवल व केवल 65 वर्ष की आयु तक ही पद पर बना रहेगा। मतलब जैसे ही इधर उसकी उम्र 65 वर्ष हुई और उसे अपने पद से हट जाना होगा। ठीक है, इधर 65 वर्ष की उम्र हुई और उधर उसे हट जाना होगा, बस इतनी सी बात है। तो जैसे ही उसकी आयु 65 वर्ष की हुई, उसे अपने पद से हट जाना होगा, ये बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। अब आगे चलते हैं। इसके बाद वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और समय से पहले भी अपना पद त्याग सकता है। उसको हटाया भी जा सकता है साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। जी हाँ, उसको साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अब जब उसको साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर मेरे प्यारे बाबू हटाया जाएगा, तो एक प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में लाया जाएगा, ठीक है, वो सदन 14 दिन पहले इसकी सूचना देगा और उसके बाद फिर उसमें जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी प्रस्ताव को पारित करवाने की, तो इस तरह से होगी, कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी सेम प्रोसेस करेगा। उसके बाद एक जांच समिति बनेगी जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट और 1 हाई कोर्ट का, ठीक, न्यायाधीश बेसिकली, या इसकी योग्यता रखने वाला न्यायाधीश एक होगा। सुप्रीम कोर्ट या 1 हाई कोर्ट के न्यायाधीश या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाला, ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस पैनल में होगा। वो बाकायदा जो जांच समिति है वो लगे गए आरोपों की पूरी जांच करेगी। जो आरोप उसके ऊपर जिस भी सदन ने लगाए हैं और सबसे पहले प्रस्ताव लाया है, तो वो जांच समिति का काम ये होगा कि भैया वो पूरा जांच करे कि हाँ ये सही बात है अथवा गलत है। और अगर जांच समिति ने भी सच्चाई पाई तो वो फर्दर प्रोसेस कर देगी इस पर वोटिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसको दोनों सदन हटा देंगे। फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा। अगर दोनों सदनों ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उनको पारित कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करने के लिए स्वीकृत है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि दोनों सदनों ने अगर सिग्नेचर करके भेज दिया है या दोनों सदनों ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से बेटा इसको पास करके भेज दिया, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए और क्या कह रहे हैं, एक बच्चे का कमेंट है। अच्छा, ओम पालो के। गुरुदेव आप कई सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हो, प्लीज बताइए। चलिए देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, ठीक है, अभी तक तो वो नोटिफिकेशन सत्य प्रतीत होता है। उस नोटिफिकेशन में बेसिकली ये है कि अलीगढ़ मंडल में लिखा गया है, अलीगढ़ के जिलाधिकारी को, कि ऐसे ऐसे 60,000 पदों पर हमें भर्ती करानी है कांस्टेबल की, और परीक्षा केंद्रों के बारे में विवरण लिया गया है। तो जैसे लग रहे थे ना, जिस तरह के प्रयास लग रहे थे, जिस तरह की, ठीक है, सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी, ठीक है, उनके आधार पर वास्तव में, और जो, ठीक है ना, अंकित भाटी सर के जो इनपुट्स थे वो वास्तव में बिल्कुल सही निकले। ठीक है, आपको जल्द ही उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिल सकती है। और हाँ, ठीक है, इस ग्रुप के, इस बैच के, मैं सभी बच्चों से बस एक ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कांस्टेबल का फॉर्म जरूर भरना। ठीक है, जब आप कभी भी छत पे चढ़ते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ग्राउंड से, अपनी फर्श से और डायरेक्ट आप छत पे चले जाते हो, ऐसा तो नहीं होता। आप सीढ़ियों से जाते हो। पहले, ठीक है, सबसे पहले आप पहली सीढ़ी क्रॉस करते हो, फिर आप दूसरी सीढ़ी पे जाते हो, फिर आप तीसरी पे जाते हो, फिर चौथी पे, फिर 5वीं पे, और इस तरह से, ठीक है, आप छत पर पहुंचते हो। तो ध्यान रखना, सब लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म जरूर भरना। जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिसमें फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ भी हो जाएगी। ठीक है, जो एज में है बेसिकली, मतलब जो ओवर एज नहीं हुए, जो एज की क्राइटेरिया में आते हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैंने देखा है, वो, ठीक है, पहले कांस्टेबल बने थे, बहुत मेहनत करते थे, बेसिकली कांस्टेबल बन गए थे, और उसके बाद उनमें से कईयों ने, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट था कि वो कांस्टेबल तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, तो वो दरोगा भी बन गए। उन्होंने दरोगा का पेपर भी निकाल लिया।
आप में से भी ऐसे ही होंगे। पहले एक नौकरी ले लो, क्योंकि नौकरी प्रायोरिटी है हमारी, और नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना है, नौकरी प्रायोरिटी है, नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है। पहले एक ले लो और उसके बाद फिर जो है ना आप ना, ठीक है, दरोगा के लिए फाइट कर देना। और वो सब बकवास होती है कि भाई तुम ले लोगे तो किसी और का एक पद मार दोगे, ये सीधा सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, जिसमें जो योग्य होगा ऑब्वियस सी बात है वो पद को धारण करेगा, वो एग्जाम में कंपीट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। कितने आईएएस और आईपीएस होते हैं बच्चे जो ऑलरेडी बन चुके होते हैं एक बार, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपने रैंक से, वो फिर से फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं अच्छी रैंक के साथ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं किसी एक की सीट को खत्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एग्जामिनेशन ही कॉम्पिटेटिव है, ठीक है, उसमें कंप्लीट तो करना है ही, और कंप्लीट जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जितना बेहतर परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं ज्यादा इमोशनल तो बात बोलता नहीं हूँ कि आपकी मम्मी ने ये सपना देखा है, आपके पापा ने ये सपना देखा है, ठीक है, लोग आप पर ताने मारते हैं, इस तरह से तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बोलूंगा कि अपने लिए कर लो, ठीक है। प्लीज थोड़े से जो है ना आप स्वार्थी हो जाओ। अब ये जो 1-2 महीना आने वाला है ना, ये 1-2 महीने के लिए आप पूरी तरह से सेल्फिश हो जाओ, पूरी तरह से स्वार्थी हो जाओ। जितना आपको ज्यादा स्वार्थी होना पड़ सकता है उतने स्वार्थी हो जाओ, जितना भी आप स्वार्थी हो सकते हो, और इतना दम लगा दो, इतना दम लगा दो, इतना दम लगा दो कि फिर वो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है ना वो आपको छोटा लगना लगे, ये ध्यान रखना। चलिए ओके, ठीक है, आइए तो आर्टिकल 1 to 6, आर्टिकल 1 to 6, आर्टिकल 1 to 6 पर हम थे। 1 to 6 में बोला था कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बेटा की तभी जाएगी जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ठीक है। तो आर्टिकल 126 में है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल 1 to 6। तो आर्टिकल 126 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि साहब एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होगी? जब एक्चुअली मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, वो अनुपस्थित किसी भी कारण से है, वो किसी भी कारण से है, अनुपस्थित है वो अगर, ठीक है, तो उस केस में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 1 to 7, ठीक है। आर्टिकल 1 to 7 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अब ये मैं बताऊंगा क्या है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। चलिए ठीक है, तो आर्टिकल 127 में क्या है? आर्टिकल 127 में बाबू तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अब ये आपको समझना है तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनके समकक्ष योग्यता धारण करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में 33 अन्य न्यायाधीश है ना बेटा, ये अन्य न्यायाधीशों के समकक्ष योग्यता धारण करने वाले होते हैं। ये ध्यान रखना, अन्य न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता धारण करने वाले होते हैं। समकक्ष योग्यता धारण करने वाले तदर्थ न्यायाधीश योग्यता धारण करने वाले होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है जब सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बहुत हो, है ना, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, केसेस का बहुत सारा भारी भरकम उसके ऊपर बर्डन है केसेस का, और ऐसे में जो वर्तमान में उपस्थित न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो असमर्थ है या फिर उनको बहुत काम करना पड़ रहा है, या फिर वो इसी तरह से काम किए तो फिर केसेस बहुत पेंडिंग हो जाएंगे, बहुत लंबे चले जाएंगे, ठीक है। या फिर मान के चलिए कि कुछ न्यायाधीश महोदय छुट्टी बताने चले गए, ठीक, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, सबके बच्चों की छुट्टी हुई,
सबने पहले से ही छुट्टियों के लिए आवेदन कर रखा था। जैसे ही समर वेकेशन हुए तो कोई अपनी फैमिली के साथ गोवा चलेगा, कोई स्विट्जरलैंड चला गया, कोई जर्मनी चला गया, कोई पेरिस चला गया, ऐसे सब लोग भाग गए अपनी अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। और इसी बीच में केसेस की संख्या बढ़ गई, ठीक है। अब जज की भी फैमिली है यार, उसका भी मन करता होगा कि चलो यार, है ना। और अब आप ये मान के चलो कि बेटा इनका इतना दिमाग खराब होता होगा, सच में है तो बड़ी कठिन जॉब जज की, ठीक है, बड़ी कठिन जॉब है, ठीक है ना। दो पक्ष है, दोनों पक्षों के अपने वकील हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से, ठीक है ना, तर्क रख रहे हैं, जज साहब सुन रहे हैं, जज साहब इन दोनों के तर्कों को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुना रहे हैं, ठीक है, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता होगा, सच में है तो बड़ा मुश्किल काम, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ये भी ठीक है, चिल करने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए बोलते होंगे चलो यार अब हम जा रहे हैं, बहुत हो गया, अब हम चलते हैं, ठीक है, चलो कहीं छुट्टी मनाने चलते हैं। लेकिन इसी बीच बच्चे, ठीक है, क्या होता है कि और भी बहुत सारे केसेस की संख्या लगातार बढ़ जाती है, ठीक है, केसेस बढ़ते हैं, ठीक, बाहर बढ़ता है सुप्रीम कोर्ट पर, और इस तरह से जो है ना तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा बच्चे? मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखना। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा बाबू? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा। और मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति करेगा। इसमें वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले लेगा। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेने के बाद ही वो ऐसा कर सकता है, अन्यथा वो ऐसा नहीं करेगा। आर्टिकल 127 में ऐसा बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 है। आर्टिकल 128 क्या बोलता है? आर्टिकल 128 बोलता है बच्चे, जो रिटायर्ड जजेस है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, मतलब ये एक तरह से क्या है बेटा कि जो रिटायर्ड जज हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको दोबारा से काम पे लगाने वाली बात है, उनको दोबारा से काम देने वाली बात है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, उपस्थिति कहां पर भैया? सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में, कार्यप्रणाली में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति भैया जी कहां पर? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 128 में, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जजेस को बेटा ज्यादा एक्सपीरियंस है। कोई भी ऐसा अगर केस आ गया जिसमें किसी एक जज साहब ने बहुत बेहतर फैसला सुनाया हो, किसी एक जज साहब ने किसी भी केस में कोई बहुत बेहतरीन फैसला सुनाया हो, उनको उस केस में, ठीक है, या फिर उस विधा में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, और वैसा ही एक केस, ठीक है ना, दोबारा से फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गया है, लेकिन अब वो जो जज साहब हैं वो रिटायर कर चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और दोबारा से उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में शामिल किया जाएगा कुछ दिनों के लिए। वो जब तक रहेंगे तब तक उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ठीक है, वेतन भत्ता वगैरह मिलेगा और सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। बेटा ध्यान रखना। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में, ठीक है, ये बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती, कोई भी जज साहब जो है जो रिटायर हो गए, तो आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनको नियुक्त कर दोगे, नहीं कि तुम्हें नियुक्त होना ही है, ठीक है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो खुद इंटरेस्ट है और आपने रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति बेटा करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। बेसिकली मुख्य न्यायाधीश उनसे रिक्वेस्ट करता है और मुख्य न्यायाधीश ही जो है ना उनको अपॉइंट करता है। तो बेसिकली कौन बच्चे? मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, कौन भैया जी? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश साहब भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश साहब राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले लेंगे। यहां पर भी वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले लेंगे, राष्ट्रपति महोदय से कह देंगे कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, फलानी जज साहब आपने नाम सुना है? राष्ट्रपति बोलेंगे बिल्कुल सुना रहे साहब, ठीक है, जैसा केस अभी चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में और हम सब जो है ना हाथ खड़े किए हुए हैं, क्योंकि वैसे ही एक मामला आज से 5 साल पहले आया था, वो जज थे,
और बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो है ना फैसला सुनाया था, उसमें बड़े बेहतरीन तर्क दिए थे। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के एज अ रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति कहेंगे कि एज अ रिकॉर्ड से दोबारा, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए आप फैसला सुनवा दो। जो नए जज साहब है उनसे कि नहीं साहब, हमें उन्हीं की जरूरत है। बात समझ पा रही है? तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है पुराने लोगों की, उनको बुलाना पड़ता है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं ना बच्चे, उनको बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ जो है ना, वो एक्सपीरियंस तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ वो इस तरह की परिस्थितियों से बहुत बेहतर तरीके से डील कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आर्टिकल 1 to 8 भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलेंगे हम आर्टिकल 1 to 9 में, 129 में। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, एक बार सब लोग थम्स अप कर दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस है। आयु सीमा में छूट मिलेगी बेटा, अंकित सर इस बारे में बता पाएंगे? ठीक है, मेरा इतना तजुर्बा भी है नहीं सच में, ठीक है, कि मैं बता पाऊं। भैया 11 फरवरी को पेपर का नोटिस आ गया है, फॉर्म 28/12/2023 को आ जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। मे भी अंकित, बिल्कुल बेटा। दुर्गेश कह रहे हैं सर आप पर अंकित सर ने आर्टिकल 1 to 8 लगाया है ना। सर आपसे ज्योग्राफी पढ़नी है, कहां पर पढ़ सकते हैं? आपका कोई बैच हो तो प्लीज बताइए। चलिए गोलू जी। चलिए, एक बच्चे का कमेंट है, बड़ा प्यारा सा है कमेंट। चलो वो तो नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, ये आ गया कि सर आप जैसा पढ़ाते हैं क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, 200 में से 180 प्लस अटेम्प्ट किए हैं पॉलिटी में। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छे बेटा। सैलरी मैंने बता तो दी थी, आर्टिकल 1 to 5 में मैंने सैलरी बताती थी ना, कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है जब तक ये जीवित है। ठीक है, तब तक बेटा सेवानिवृत्ति के बाद इनको, ठीक है, जो वेतन मिलेगा उसका आधा इनको पेंशन मिलेगा। और अगर ये खत्म हो गए, इनकी पत्नी या इनका जीवन साथी जीवित है, तो फिर उनको जो है ना बच्चे, ठीक है, उनको मिलने वाले वेतन का आधा मिलेगा। ठीक है, बाकी का भत्ते मिलते हैं बेटा, पेंशन मिलती है और इतनी सुख सुविधाएं मिलती है। ये तो मात्र वेतन है 2,80,000 रुपए। इसमें ठीक है आप सब कुछ जोड़ दोगे ना, जितने भी अलाउंसेस हैं बेसिकली सारे भत्ते आप जोड़ दोगे, लगभग 4.5 लाख से ऊपर ये पहुंचती है। इनको प्रत्येक चीज का भत्ता मिलता है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आम जीवन में जिसको हम अपने रुपयों से भरते हैं ना बेसिकली, वो सब कुछ इनको मिलता है। इनको एक सरकारी वाहन मिलता है, ठीक है, बाकायदा फर्स्ट क्लास सरकारी वाहन में घूम सकते हैं बच्चे आराम से। उस सरकारी वाहन के लिए पेट्रोल डीजल, ठीक है, सब कुछ सरकार के द्वारा मिलता है, टोल इनके ऊपर लगता नहीं है। ठीक है, शेविंग करने का भी इनको बाकायदा बेटा भत्ता मिलता है कि ये रोजाना शेविंग करे, डेली करे, उसका भी इनको भत्ता मिलेगा। इनको अपने खाने पीने का भत्ता मिलता है, ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके, और एक एक मील जो होती है बहुत महंगी होती है बच्चे, ठीक है, वो भत्ता इनको मिलता है। तो बहुत सारे भत्ते मिलते हैं इनको जी। सचिन गौतम, अच्छा अमित ठीक है अमित जी, राम राम बेटा। संजय दिवाकर, आपकी परेशानी अलग है। हाँ संजय, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है, टेलीग्राम पे। अजय बिल्कुल आइए। ठीक है बेटा, मूल विधि का भी कुछ पता नहीं है कब स्टार्ट होगा। ठीक है, लो अमित कुमार कह रहे हैं सर मुझे तो पॉलिटी का टीचर बनना है, बन जाओगे। ठीक है, पॉलिटी का टीचर क्लियर है। चलिए, इसके बाद आर्टिकल 1 to 9 है। आर्टिकल 1 to 9 बोलता है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। आपको पता है अभिलेख न्यायालय क्या होता है? क्या आप जानते हैं इसको? तो इसमें तो ये बोला है कि सर सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। देखो, अभिलेख न्यायालय होने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बेटा ये अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट होता है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो भी कार्य प्रणाली चल रही है, कार्य प्रणाली का मतलब होता है बेटा, अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई भी वाद अथवा कोई भी केस ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है,
ऐसे बहुत सारे केसेस हुए बेटा जिन्होंने हमारे राज व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन किए, जो बेसिकली हमारी शासन व्यवस्था में मील के पत्थर साबित हुए। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। आपने सुना ही होगा शंकरी प्रसाद का मामला, ठीक है, चमकम दुर्योधन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, ठीक है। थोड़े बहुत तो सुन लिए होंगे, डिटेल में आप मुझसे सुनेंगे इन सबको, आप चिंता ना करो बहुत डिटेल में। तो ऐसे जो मामले होते हैं ना, ये ऐसे केसेस होते हैं बच्चे, ये ऐसे बात होते हैं जो वास्तव में उस समय ही नहीं बल्कि ठीक है भविष्य में भी संविधान और हमारी राज्य व्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं। और ऐसे केसेस से हमें बहुत ज्यादा सीख मिलती है। मतलब ये कुछ ऐसे केसेस हैं, चुनिंदा केसेस हैं जिन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था में, भारतीय संविधान के इतिहास में व्यापक परिवर्तन किए, रूपरेखा ही बदल दी, ठीक, कुल मिलाकर। तो सुप्रीम कोर्ट को बेटा ये राइट होता है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया है भैया जी। कैसा राइट दिया गया है? कि वो अपनी कार्य प्रणाली, ठीक है, अपने वाद, अपने केस जो ऑनगोइंग है, ठीक है, इनको वह एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकती है। एज अ रिकॉर्ड इनको संरक्षित रख सकती है। क्यों रख सकती है? एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकती है। जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है, तो जो क्लास है बेटा ये पूरी एज अ रिकॉर्ड आपकी संरक्षित रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। क्यों रहेगी? जिससे कि अगर आपकी क्लास छूट गई, आप किसी भी कारणवश क्लास नहीं कर पाए, देखिए कोई भी कारण सही, तो आप बाद में इसको देख सके, है ना, बाद में आप इसको देख सके। इसलिए तो एज अ रिकॉर्ड संरक्षित की जाती है क्लास, बोलो ना बाबू। तभी तो एज अ रिकॉर्ड संरक्षित की जाती है कि कोई भी, ठीक है, फॉर एनी रीजन, फॉर एनी केस बेटा, अगली क्लास आपकी छूट गई है, आपकी क्लास रह गई है, तो आप बाद में भी इस क्लास को कवर कर पाए। तो इसलिए बेटा इसको एज अ रिकॉर्ड संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होने का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यप्रणाली को एज अ रिकॉर्ड संरक्षित कर सकता है। एज अ रिकॉर्ड क्या कर सकता है? संरक्षित कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 130 पे। आर्टिकल 130 बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 130 में है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कोर्ट का स्थान, आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट का स्थान आर्टिकल 130 में क्यों? देखो, जैसे मान के चलिए मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और आर्टिकल 32 के तहत मुझे मेरे मौलिक अधिकारों को, ठीक है, लागू करवाने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 32 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट से जाकर अपने मौलिक अधिकारों को अपने पक्ष में लागू करवा सकता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है कहां। बस समझ पा रही है? मैं जानता ही नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट है कहां, तो मैं ये काम कैसे करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। तो इसलिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान है उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट साहब यहाँ पर है, ठीक है ना, और सारी चीजें उसके बारे में लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्थान, ठीक है ना, फलाने मार्ग पे, फलानी बिल्डिंग, ठीक है, फलाना शहर, फलाना राज्य, ये सारी चीजें बेटा लिखी हुई हैं। तो आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 130 में क्या है बाबू? आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्यों आवश्यकता पड़ी? जैसे आप ही सही या मैं ही सही, और किसी को भी जाना है बच्चे, ठीक है, किसी भी बात के सिलसिले में, किसी भी केस के सिलसिले में, या अपने मौलिक अधिकारों को ही, ठीक है, लागू करवाने के लिए अपने हक में, तो कम से कम नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो होना ही चाहिए, उसका स्थान तो पता होना चाहिए जहां पर हम जाकर अपने लिए इनको बच्चे क्या करवा सकें, लागू करवा सकें, ठीक है। चलिए इसके बाद आर्टिकल 331 का ये निरसित है, ये है नहीं बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना, इसको खत्म कर दिया गया है, तो ये निरसित है। आर्टिकल 331 का ये क्या है? आर्टिकल 331 का बेटा निरसित है, इसको खत्म कर दिया गया है। चलिए इसके बाद आर्टिकल 132 है, आर्टिकल 132। अभी आर्टिकल 132 क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में, लेकिन फिलहाल आर्टिकल 132 में क्या है? देखिए, अपीलीय अधिकारिता है, अपीलीय अधिकारिता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं। अपीलीय अधिकारिता है, अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो मैंने कहा सर मैं आपको समझाता हूं। अपीलीय अधिकारिता का मतलब है कि कुछ ऐसे मामले होंगे
जिन मामलों में आप हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाई कोर्ट से अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता है। कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसे मामले जहां पर हाई कोर्ट से अपील कहां की जा सकती है, जहां पर हाई कोर्ट से अपील भैया जी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? अपीली अधिकारिता भारतीय संविधान के आर्टिकल 132 में दे रखी है। अपीली अधिकारिता जहां पर आप हाई कोर्ट से अपील कहां पर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, ये दो मामलों में होगी। ठीक है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब ये हाई कोर्ट से अपील होगी ना सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में दो मामलों में होगी। कौन से? एक दीवानी मामला हो सकता है बच्चे, दूसरा फौजदारी मामला हो सकता है। फौजदारी मामला हो सकता है। तो दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों में, ठीक है, हाई कोर्ट से सीधे अपील कहां पर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। किन किन केसेस में किया जा सकता है, कौन कौन सा केसेस है, ठीक है, इन सब के बारे में कभी एग्जाम में पूछा है नहीं, तो इसलिए बच्चे फालतू का मैं भी ज्ञान दूंगा नहीं। बस समझ में आ रही है? बस यही पूछा जाता है ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 132 में है। तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील, ठीक है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यह आर्टिकल 132 में है। क्लियर है? इसके बाद आर्टिकल 133 है। आर्टिकल 133 में बोला है कि सिविल मामलों में अपील, ठीक है, स्पेशली सिविल मामलों में अपील। सिविल मामले का मतलब क्या है बेटा? दीवानी मामले। तो आर्टिकल 133 में है कि सर सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील कहां से बेटा? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली। तो सिविल मामलों में, ठीक है, अपील, और सिविल मामलों में अपील कहां से सर? सिविल मामलों में अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। सिविल मामले का मतलब क्या होता है? दीवानी मामले का मतलब क्या होता है? जैसे विवाह, विवाह विच्छेद, संपत्ति, उत्तराधिकार, पेटेंट, ठीक है, इस तरह का जो कानून होते हैं या इस तरह के बात जो होते हैं वो सिविल मामले होते हैं। और आर्टिकल 133 है कि जब आप अपील करेंगे तो आपको अपील के लिए एक प्रमाण पत्र लेना होगा जो आपको दिखाना है। जब भी आप हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो अपील के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, अपील के लिए किसकी? अपील के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अपील के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो आर्टिकल 133 में क्या है? आर्टिकल 133 में है सर अपील के लिए प्रमाण पत्र। अपील के लिए प्रमाण पत्र, अपील के लिए एक प्रमाण पत्र आर्टिकल 133 में, कि जब आप अपील करेंगे तो अपील के लिए बेटा एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 133 में किया गया है। ठीक है, नहीं, आर्टिकल 134 में किया गया, माफ कर, आर्टिकल 134 में किया गया है अपील के लिए प्रमाण पत्र, आर्टिकल 134 में किया गया है। ठीक है, तो जब भी आप, ठीक है, अपील करेंगे, ठीक है ना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो अपील के लिए जो प्रमाण पत्र है उसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 134 में किया गया। अब आप पूछेंगे आर्टिकल 133 में क्या है? तो बेटा 133 में है जी सिविल मामलों में अपील, कि जब आप स्पेशली सिविल मामलों में अपील करेंगे, कहां से? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो जब आप स्पेशली सिविल मामलों में अपील करेंगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके बारे में जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 133 में है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 135 है। आर्टिकल 135 में है बेटा सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना। अब ये क्या है सर? ये किस खेत की मूली है कि सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना? फेडरल न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना होना। ठीक है, अब फेडरल न्यायालय का मतलब क्या होता है बेटा? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखना, संघीय न्यायालय होना। तो सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 135 में इसका जिक्र किया गया है। क्या होता है फेडरल न्यायालय? मैं ये आपको समझाता हूं। देखो, इसमें बोला गया है आर्टिकल 135 में कि सुप्रीम कोर्ट फेडरल न्यायालय होगा। फेडरल न्यायालय का मतलब क्या है? मतलब
सुप्रीम कोर्ट बेटा केंद्र और राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद हो जाता है ना, तो उनके बीच में विवादों का निपटारा करने के लिए बेसिकली वो एज ए संघीय न्यायालय कार्य करेगा, है ना। तो संघीय न्यायालय का मतलब तो आप समझे, मैं आपको समझा देता हूं, आप लिख लेना, ठीक है। तो आर्टिकल 135 में बोला है सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना, संघीय न्यायालय होना। तो संघीय न्यायालय होने का मतलब क्या है, ठीक है। संघीय न्यायालय का होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार के साथ कार्य करता है कि वह केंद्र और राज्यों के या विभिन्न राज्यों के मध्य में होने वाले डिस्प्यूट्स को, विवादों को सुलझा सकता है, ठीक है। तो तब सुप्रीम कोर्ट जिस हैसियत से कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट, ठीक है, या फेडरल न्यायालय की हैसियत से कार्य करता है, वह संघीय न्यायालय की हैसियत से कार्य करता है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 136 है। आर्टिकल 136 में है कि जब आप अपील करेंगे तो अपील के लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी केस में अपील करते हैं ना, तो हम इजाजत मांगते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो अपील के लिए विशेष इजाजत का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 में है। अपील के लिए विशेष इजाजत, विशेष इजाजत, अपील के लिए विशेष इजाजत। तो इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 में किया गया है। जब भी हम अपील करेंगे ना, किससे भैया जी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लिए एक विशेष ऑफिशियल एक परमिशन लेने की आवश्यकता है हमें सुप्रीम कोर्ट की, कि साहब ये मामला है, इस मामले को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ठीक है। जबकि हमारा पूरा का पूरा अधिकार है कि हम इस मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें और इसकी सुनवाई करवाएं, ठीक है ना। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट, आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव हार, हाई कोर्ट में चुनाव हार गए, बहुत सारी मूवीज में आपने, तो हाई कोर्ट में चुनाव हार गए, तो हाई कोर्ट में चुनाव हारने के बाद जो हारा गया पक्ष का वकील है वो कहता है अब हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे ना चैलेंज करने, तो सबसे पहले आप जिस केस में चुनाव हार गए, जो हारा हुआ दल है ऑब्वियस सी बात है वही जाएगा। जो जीत गया बेटा हाई कोर्ट से, वो क्यों उसको चैलेंज करेगा, वो तो जीत ही गया भाई। जो जीत गया वो क्यों चैलेंज करेगा, वो तो जीत गया, ठीक है। उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए तो फर्स्ट क्लास हुआ, क्योंकि भैया वो जीत गया, और उसको इससे ज्यादा क्या चाहिए कि साहब वो तो जीता गया। लेकिन जो हारा गया होगा, जो हारा हुआ पक्ष होगा, वो हारा हुआ पक्ष हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तो जब वो अपील करेगा तो अपील के लिए बेटा वो विशेष इजाजत लेगा। अपील के लिए वो क्या लेगा, विशेष इजाजत लेगा। जो वो अपील कर रहा है तो उसका जो मामला अपील करने लायक है अथवा नहीं, मतलब जब वो अपील करता है, मेरी बात समझना, जब वह अपील करता है, जब वह अपील कर रहा है तो उसका वह जो केस है, उसका वह जो मामला है बेटा, ठीक है, जिसमें वो अपील कर रहा है, क्या वो अपील करने योग्य है अथवा नहीं, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहले देखेगा, तभी सुप्रीम कोर्ट जो है ना बेटा उसकी विशेष इजाजत, ठीक है, देगा अपील के लिए विशेष इजाजत। फिर उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि हाँ भाई आप अपील कर सकते हो, चलो ठीक है, और फिर आपकी अपील का पूरा केस, पूरा मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो अपील के लिए विशेष इजाजत भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 में है। आर्टिकल 132 में आइए, अपीली अधिकारिता है। अपीली अधिकारिता आर्टिकल 132 में है। क्या होती है अपीली अधिकार का, अपीली अधिकारिता का मतलब है कि आप हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। दो केसेस में कर सकते हैं, दीवानी और फौजदारी। स्पेशली दीवानी मामलों में अपील के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 133 में जिक्र किया गया है। जब आप अपील करेंगे तो अपील के लिए आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में जिक्र आर्टिकल 134 में किया गया है। 135 में सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना, और सर 136 में अपील के लिए विशेष इजाजत की बात कही गई है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 137। कई बार क्या होता है बच्चे कि कोई व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी या उसको आजीवन कारावास की सजा सुना थी, तो उस व्यक्ति का वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, बार बार आर्टिकल 137 के तहत निवेदन करता है क्या, कि आपने जो फैसला सुनाया है आप दोबारा से उसका पुनरावलोकन कर लीजिए। तो आदेशों ऑब्लिक फैसलों का पुनरावलोकन, फैसलों का पुनरावलोकन, आर्टिकल 137 पुनरावलोकन, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि हे सुप्रीम कोर्ट, हे माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, आपने जो फैसला सुनाया है, ठीक है, आपने जो भी निर्णय सुनाया है, आपके निर्णय में हमारी, ठीक है,
बेसिकली पूरी गुडविल है आपकी जो निर्णय में है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे लिए आपका निर्णय, ठीक है, हमारे सर आंखों पर हमारे लिए वह आपका निर्णय पूजनीय है, ठीक है, आप ऐसे, लेकिन फिर भी एक बार ठीक है, आप दोबारा से इस पर विचार कर लीजिए, पुनर्विचार कर लीजिए, पुनरावलोकन कर लीजिए या पुनर्विचार कर लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी द्वारा सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार या पुनरावलोकन करता है, ये आर्टिकल 137 के अंतर्गत आता है। अगर यहां पर आपको कोई भी एक दिक्कत हो तो मुझे आप बताओ, किसी भी तरह की छोटी सी भी दिक्कत हो, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है, मैं दौड़ूंगा नहीं, ठीक है, मुझे दौड़ दौड़ के सिलेबस खत्म नहीं कराना, आराम से कराना है, अच्छे से कराना है, तो मुझे बताओ। चलिए, आपके कितने विषय कंप्लीट हो गए हैं यूपीएसआई में? आपके कितने विषय कंप्लीट हो चुके हैं यूपीएसआई में, एक बार आप बताइए। जी मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। देखो, अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है, एक बताओ, मैंने ये बोल दिया आर्टिकल 137 में आदेशों या फैसलों का पुनरावलोकन, पुनर्विचार, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट पूर्व में दिए गए अपने निर्णयों या फैसलों का दोबारा से विचार करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों पर दोबारा से विचार कर सकता है, उसका दोबारा से अवलोकन कर सकता है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 में है, इसके बारे में चर्चा। चलिए, ओनली इकोनॉमिक्स हुआ है, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स मतलब छोटे सब्जेक्ट हैं, तो छोटे सब्जेक्ट है फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, तो हो गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आर्टिकल 137 क्लियर हुआ, यहां तक कोई इशू नहीं। अपील के लिए विशेष इजाजत लेनी होती है बेटा, इसका जिक्र आर्टिकल 136 में है। 135 में सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना। अब एक बच्चा पूछ रहा था, सर फेडरल न्यायालय होने का मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट या दो राज्यों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट का फैसला सुनाता है, तो वो होता है बेटा संघीय न्यायालय। तब वह सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय की तरह फंक्शन करता है, संघीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। इसके बाद आर्टिकल 138 है। आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि, तो कुछ विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि होती है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि, आर्टिकल 138 में इसके बारे में चर्चा की है, अधिकारिता में वृद्धि। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 138 में है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 139 है। आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट निकाल सकता है, कुछ याचिकाओं ऑब्लिक रिट को निकालने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, ऑब्लिक रिट निकालने की या प्रस्तुत करने की, निकालने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, एससी की शक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट को भी शक्ति प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट जो है
कुछ याचिकाओं अथवा रिट को निकाल सकता है। मतलब संविधान में तो 5 प्रकार की रिटों का जिक्र किया ही गया है ना, किया गया है कि नहीं संविधान में 5 प्रकार के रिटों का जिक्र। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी बचे ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ याचिकाओं पर रिट को निकाल सकता है। ऐसा अधिकार भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब मैं यहां से केवल महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करूंगा। जैसे आर्टिकल 140 इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 140 सुप्रीम कोर्ट की अनुशासनिक शक्तियों के बारे में बात करता है। अनुशासनिक शक्तियां, ये क्या होता है सर? सुप्रीम कोर्ट की अनुशासनिक शक्तियां, अनुशासनिक शक्तियां ये क्या होता है? शक्तियां ये क्या होता है बेटा? तो ये होता है कि जैसे कोई भी वाद है, कोई भी विवाद है, तो किसी भी वाद अथवा विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहले से पहल करने की शक्ति, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अनुशासनिक शक्तियां हो गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ जाता है, उसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आर्टिकल 143 पे। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति एडवाइस ले सकता है और इस बात का राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है। तो आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है जी, बोलो क्लियर हुआ? आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 में, तो आर्टिकल 143 में है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। मेरे साथ साथ बोलेंगे क्या भैया जी? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 143 में है। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है ना। राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति को अगर किसी भी मामले में कोई भी सलाह लेनी है तो राष्ट्रपति वो सलाह किससे ले सकता है? राष्ट्रपति वो सलाह बेटा सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। बोलो हाँ। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, इस बात को राष्ट्रपति का पूरा अधिकार है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा। ठीक है, पहला मामला होगा जो संविधान पूर्व मामला होगा, पूर्व मामला होगा। दूसरा मामला होगा जो संविधान पश्चात मामला होगा, पश्चात। 2 मामले हैं, संविधान पूर्व, संविधान पश्चात। इन 2 मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 में मेरी बात ठीक है गौर से समझना बेटा सब लोग। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की, किससे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति 2 मामले हो सकते हैं, एक संविधान पूर्व मामला, एक संविधान पश्चात मामला। तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की, ठीक है, एक संविधान पूर्व मामला, एक संविधान पश्चात मामला। अगर संविधान के निर्मित होने से पहले के किसी मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहे, बात समझ पा रही है? संविधान के निर्मित होने से पहले का कोई भी मामला है, ब्रिटिश पीरियड का कोई मामला है, तो भैया जी संविधान के निर्मित होने या संविधान के लागू होने से पहले का कोई भी मामला है और राष्ट्रपति ठीक है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बाध्य है एडवाइस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट उस केस में राष्ट्रपति को एडवाइस देगा ही देगा। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए। हर ठीक है एक स्थिति में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस देगा, हर एक स्थिति में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस देगा, राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए वो बाध्य है। अगर संविधान पश्चात का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए। अगर संविधान के पश्चात का मामला है, संविधान के बाद का मामला है, जैसे ठीक है बाबरी वाला केस 1992 में, बेसिकली 1991 में राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी आर्टिकल 143 के तहत कि वर्तमान जो
कार्यप्रणाली चल रही है, ठीक है, उसको आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राष्ट्रपति को एडवाइस दे कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते, हम ये एडवाइस नहीं दे सकते, आपको किसी भी तरह की एडवाइस नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बोला था कि वर्तमान प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए क्या बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, इस बाबरी मस्जिद को लेकर। ये माननीय सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा, मतलब राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, कि साहब हम नहीं बता सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है ही नहीं। अगर संविधान के पश्चात का मामला है, संविधान के निर्मित हो जाने के बाद का मामला है, तो साहब संविधान के बन जाने के बाद का मामला है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है ना। तो संविधान के निर्मित हो जाने के बाद का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे। लेकिन अगर संविधान के पहले का मामला है, संविधान पूर्व मामला है, तो संविधान पूर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे। लेकिन राष्ट्रपति इन दोनों ही केसेस में मेरे प्यारे बच्चे, दोनों ही केसेस में, लेकिन ऐसी की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति यहां पर कौन है, राष्ट्रपति यहां पर कौन है, राष्ट्रपति यहां पर खलीफा, ठीक है, कि राष्ट्रपति दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या ना माने ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक केस में जरूर बाध्य है कि अगर संविधान पूर्व का मामला है और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बेसिकली कार्य करते हैं मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं कब बच्चे, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तब और तभी इनकी नियुक्ति की जा सकती है, इसके बाद है तदर्थ न्यायाधीश, जब अन्य न्यायाधीशों के समकक्ष योग्यता रखते हैं बेटा, तदर्थ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से इनकी नियुक्ति करते हैं, तब करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट पे अतिरिक्त दबाव या भार बढ़ जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में मुख्य न्यायाधीश करते हैं, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से करते हैं, तब करते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी विशेष स्पेशलिस्ट की जानकारी की जरूरत होती है, तब इस तरह से वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब्लिक न्यायालय होना मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी सारी कार्यप्रणाली को एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है, जिससे कि भविष्य में अगर ऐसे केसेस आए तो उनमें मदद मिले, अगर भविष्य में ऐसे केसेस आते हैं तो इन केसेस को सॉल्व करने में अच्छे से मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का स्थान है आर्टिकल 130 में, ये जरूरी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट किस जगह पर होगा। आर्टिकल 130, आर्टिकल 131 का निश्चित है, हटा दिया गया है। आर्टिकल 132 में अपीलीय अधिकारिता है, क्या है, अपीलीय अधिकारिता है, ठीक है। हाईकोर्ट से सीधी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है दीवानी और फौजदारी मामलों में, ध्यान रखना, हाईकोर्ट से सीधी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। आर्टिकल 133 सिविल मामलों में अपील की जा सकती है हाईकोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में सिविल मामलों में अपील की जा सकती है। अपील के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है, उसकी जरूरत बेटा आर्टिकल 134 में। सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय होगा, संघीय न्यायालय के मतलब है बेटा वो केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट को या विभिन्न राज्यों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट को बेटा जब समाप्त करता है उनके बीच में, ठीक है, उनके मध्य के डिस्प्यूट को जब वह समाप्त करता है तो वो एज अ, ठीक है, संघीय न्यायालय कार्य करता है। अपील के लिए विशेष इजाजत आर्टिकल 136 में है। और सुप्रीम कोर्ट भी बेटा ध्यान रखना, ठीक है साहब, एससीबी अपने फैसले और आदेशों का दोबारा से पुनर्विचार कर सकता है। निर्भया केस में आर्टिकल 137 के तहत जो अपराधी थे, ठीक है, उन्होंने एक बार अपील की थी साहब, गुजारिश की थी, एक बार अब अपने फैसले का पुनर्विचार कर लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तब अपील की गई थी आर्टिकल 137 के तहत, जो अपराधी पक्ष के वकील था उसके द्वारा। आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि है। आर्टिकल 139 में कुछ याचिकाओं में, ठीक है ना, बेसिकली कुछ याचिका अथवा रिट निकालने की, मतलब सुप्रीम कोर्ट को खुद ये पावर है, संविधान के अलावा ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में रिट निकाल सकती है, याचिका निकाल सकती है। आर्टिकल 140 में सुप्रीम कोर्ट की कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। 143 आ जाता है
कि जब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति एडवाइस ले सकता है, वो एडवाइस दो मामलों में ले सकता है, संविधान पूर्व और संविधान पश्चात। संविधान पूर्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है एडवाइस देने के लिए, संविधान पश्चात के मामले में सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति दोनों ही केसेस में बाउंड नहीं है। राष्ट्रपति ठीक बेटा सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मानने के लिए किसी भी केस में बाध्य नहीं है कि मैं तुम्हारा परामर्श मानूंगा ही मानूंगा। रिजवान कह रहे हैं कि सर मेरा पेपर है टीए का आगरा में, मैं आपसे मिल सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल मिल सकते हो यार, ये छोटी सी बात है। ठीक है, और आप नहीं मिल सकते, आपका पेपर कहाँ है, आपका सेंटर कहाँ है, आप मुझे बता देना। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना पर्सनली। ठीक है, मैं खुद मिलने आ जाऊंगा यार तुमसे, तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद आ जाऊंगा आपके सेंटर पर ही आपसे मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट खत्म हुआ। कल मैं ये सोच रहा हूं कि हाई कोर्ट ना पढ़ा के कल मैं आपको स्टेट स्टार्ट कर दूं, मतलब भारतीय संविधान का भाग 6 स्टार्ट कर दूं, स्टेट स्टार्ट कर दूं। अच्छा, ये अलीगढ़ पुलिस भर्ती वाली न्यूज फेक है, अंकित सर ने अभी बताया है। ओके ओके बेटा, मतलब ये फेक निकली जानकारी। ओके ओके ओके, मतलब किस तरह से जानकारी को देखो कैसे सर्कुलेट किया गया है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। अच्छा, तो उन्होंने बता दिया। अच्छा, नोटिस फेक है, अरे बाप रे। बच्चा बेचारा कितनी उम्मीद पालता है, कितनी उम्मीद पालता है। एक वैकेंसी महज एक वैकेंसी नहीं होती, उसका पूरा जीवन होता है। गोपाल शर्मा तुम बेवकूफ हो गया गोपाल, कि आप बोल रहे हो 141 142 कब कराए, क्यों नहीं कराए? मैंने बोल दिया मैं इंपोर्टेंट आर्टिकल है, 143 मैंने कराया, 141 142 मैंने छोड़ दिया। हाँ? क्या ये थोड़ी नहीं होता बेटा कि ठीक है कि एक एक आर्टिकल हम पढ़े जो बेवकूफी वाला आर्टिकल है, खम का आर्टिकल है, ठीक है, जो एग्जाम में आपको कभी भी नहीं पूछा गया ना, वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, मैं तब भी वो कराऊं? बेवकूफ हो क्या, दिमाग से पैदल हो। अरे यार, ये वैसी न्यूज सुन के दिमाग खराब हो गया। फेक है ये है? बेचारे यार बच्चे क्या करें, ऐसे ही यार वैकेंसी का ये इंतजार करते रहते हैं। बच्चे के साथ यार एक मास्टर को भी खुशी होती है यार, हमें भी खुशी मिलती है कि चलो यार कम से कम 60,000 बच्चे तो इस साल अपनी मंजिल पा ही लेंगे। 60,000 घरों में तो यार सेलिब्रेशन हो ही जाएगा। 60,000 बच्चे नहीं है यार, ये 60,000 परिवार है जो अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।